हेलो डियर स्टूडेंट्स, नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट। आज के इस लेक्चर में मेरी कोशिश होगी मैं कॉस्ट, रेवेन्यू एंड कंप्लीट मार्केट स्ट्रक्चर का ओवरव्यू दे सकूँ। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं 20 to 25 मिनट्स की वीडियो में ये तमाम टॉपिक्स को कवर कर सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं कॉस्ट से। कॉस्ट बेसिकली एक्सपेंसेस होते हैं टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक्सपेंसेस वेरिएबल भी हो सकते हैं, ये एक्सपेंसेस फिक्स्ड भी हो सकते हैं। ये एक्सपेंडिचर्स बेसिकली फर्म को फेस करने पड़ते हैं टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो कॉस्ट की अगर बेसिक टाइप्स की बात करें, जो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछी जाने वाली चीज़ें हैं, वो क्या है? इम्प्लिसिट कॉस्ट का पूछा गया, अगर पास पेपर उठा के देखें। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट, अकाउंटिंग कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये तो बहुत बेसिक्स है। मैं आपको एक चीज़ तो गारंटी से कहता हूँ कि आपके 2 MCQs तो कॉस्ट से आने हैं, 100% गारंटी से। सो इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है जी, या एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, इनको मैं आपको बता देता हूँ। एक्सप्लिसिट कॉस्ट बेसिकली आउट ऑफ पॉकेट आपके एक्सपेंसेस जो हैं वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होते हैं, जस्ट लाइक योर अकाउंटिंग कॉस्ट। ये दोनों सेम कॉन्सेप्ट है। यानी अकाउंटिंग कॉस्ट में सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट को आप कंसिडर करते हैं। लाइक एक्सप्लिसिट कॉस्ट या अकाउंटिंग कॉस्ट में क्या आएगा? वेजेस, रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो गई, रेंट हो गया, ठीक है जी, इंटरेस्ट रेट पेमेंट हो गई, टैक्स कोई पे किया, ये अकाउंटिंग कॉस्ट है आपके पास। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज की जो कॉस्ट होती है ना, फर्म के पास कुछ सेल्फ ओन्ड रिसोर्सेज हैं। लाइक मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ कि अपनी कार है, अपना ही घर है, और उसके अंदर ही जनाब आपने फैक्ट्री बना लिया, रेंट नहीं देना पड़ रहा। सो इसका रेंट, इसका रेंट, ये 2 चीज़ें हैं। और मैनेजर ओनर भी है और वो खुद ही मैनेजर है, तो उसकी जो सैलरी है वो। यहाँ पे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस तो नहीं हो रहे, बट ये इम्प्लिसिटली कॉस्ट है। बिकॉज ये है कि अगर कारोबार ना भी स्टार्ट किया जाए तो इन्हीं चीज़ों को रेंट आउट करके आप अर्निंग कर सकते थे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप 30,000 यहाँ से अर्न कर सकते थे, 30,000 घर का रेंट आ सकता था, 40,000 को आपको सैलरी मिल जाती। सो आप 1 लाख जो है वो तो इजीली विदाउट डूइंग एनीथिंग आप अर्न कर सकते थे अपने रिसोर्सेज से। दैट्स वाई इकोनॉमिस्ट कंसिडर दिस कॉस्ट वाइल बेसिकली गेटिंग द प्रॉफिट। तो इकोनॉमिक कॉस्ट आपके पास क्या है? इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर आपके पास दोनों कॉस्ट आएंगी, इम्प्लिसिट भी आएगी और एक्सप्लिसिट भी आएगी। सो जब एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों को कंसीडर करके आप प्रॉफिट निकालते हैं तो आप उसे इकोनॉमिक प्रॉफिट कह रहे होते हैं। तो अब आपको थोड़ा सा क्लियर भी होगा कि अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट का डिफरेंस भी बिल्कुल क्लियर हो। सो आपके पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगॉन। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स को पता होता है। ठीक है, तो फर्म के पास 2 ऑप्शन थी, वो प्रोडक्ट ए बनाए या बी बनाए। वो फर्म ने ए बना लिया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? बी है। आपके पास 2 ऑप्शन थी, MSc इकोनॉमिक्स कर लें या MBA कर लें। आपने MSc इकोनॉमिक्स चूज़ किया तो द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव आपके पास MBA था, वो आपने छोड़ दिया। दैट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डूइंग योर MSc। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। नेक्स्ट अब हमारे पास इस शीट को करते हैं साइड पे, और हमारे पास टॉपिक है कॉस्ट। बहुत बेसिक चीज़ें हैं, फर्स्ट ईयर लेवल से आप करना शुरू कर देते हैं। कॉस्ट आर एक्सपेंसेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। आपके पास कॉस्ट होती हैं जी 2 किस्म की, टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आपके पास रॉ मटेरियल आता है, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आपके पास आ जाती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट के अंदर आपके पास आ जाता है वेजेस एंड सैलरीज एंड बिल हो गया एंड सो ऑन। फिक्स कॉस्ट के अंदर आपके पास आ जाता है रेंट, आपके पास आ जाता है जी इंटरेस्ट रेट, और आपके पास प्रीमियम। उसके अलावा आपके पास आ जाता है कि परमानेंट एम्प्लॉयज़ की वेजेस, ये सारी की सारी आपके पास है सैलरीज उनकी। सो फार्मूलाज बहुत बेसिक बातें बताना ज़रूरी हैं क्योंकि टॉपिक हमने कवर करना है जल्दी से इसको। एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट या एवरेज टोटल कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल फिक्स कॉस्ट इज टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। यू विल गेट एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड MC मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है जी, चेंज इन योर टोटल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन क्वांटिटी, ये आपके पास है। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 एडिशनल यूनिट इज योर मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है जी, तो ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट, आपके पास 2 किस्म की कॉस्ट की थ्योरीज है, एक ट्रेडिशनल होती है और एक मॉडर्न थ्योरी होती है। ट्रेडिशनल थ्योरी को आप यू शेप्ड थ्योरी भी कहते हैं, और इसके अंदर कर्व्स जो होते हैं वो यू शेप्ड के होते हैं, और यू शेप्ड की रीजन जो होती है वो होती है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये MCQ आ सकता है।
ठीक है जी। तो अब ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूँ तो ये आपके पास कर्व है और यहाँ से एमसीक्यू आता है। डायग्राम बनानी आती होगी तो एमसीक्यू करेंगे ना आप, तो डायग्राम की इसकी प्रैक्टिस कर लें। फोर कॉस्ट कर्व्स हैं। कैसे पूछ सकता है, लाइक ये आज मैं पेपर करा रहा था कुछ स्टूडेंट्स को, 2015 का पास्ट पेपर, वहाँ पे एमसीक्यू आया हुआ था। क्या एमसीक्यू आ सकता है, ये डायग्राम हमने बेतहाशा दफ़ा की हुई है। कैसे बनाई जाती है देखें, दिस इज़ योर एवरेज टोटल कॉस्ट। जो इसका जो लोएस्ट पॉइंट होता है, जो आपका जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है उसका लोएस्ट पॉइंट पहले आता है, दैट इज़ एमसी कर्व इन लोएस्ट पॉइंट से क्रॉस करता है, दिस इज, और एवरेज फिक्स कॉस्ट एल शेप्ड होता है। एक एमसीक्यू तो ये आता है कि विच ऑफ दिस कर्व इज एल शेप्ड और नॉट यू शेप्ड। सो एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है ये आपके पास कंटिन्यूसली फॉलिंग होता है, तो ये यू शेप नहीं होता। आपके पास नेक्स्ट जो 3 कर्व्स हैं जो यू शेप हैं वो एमसी है, एसी है और एवीसी है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब क्वेश्चन क्या आता है कि इफ एमसी इज अबव एसी, इफ एमसी इज अबव एसी व्हाट इज हैपनिंग टू एवीसी। आप जस्ट देख लें, एवीसी इज इंक्रीजिंग। नंबर 2, इफ एमसी इज बिलो एवीसी, ये सिचुएशन यहां से पूछेगा वो। इफ योर एमसी, दिस इज योर एमसी, ये एमसी है, इज बिलो योर एवीसी, व्हाट इज हैपनिंग टू एवरेज कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट के साथ क्या है, इट्स फॉलिंग। ठीक है जी। और एक क्वेश्चन आज जो पेपर में आया हुआ था वो भी बता देता हूं, जो मैंने 2015 के पेपर में देखा है, वो ये था कि एमसी इज अबव एवीसी, एमसी इज अबव एवीसी, व्हाट इज हैपनिंग टू एवीसी, एवीसी इज इंक्रीजिंग। सो मैंने आपको सारे एमसीक्यूज बता दिए जो इस डायग्राम से आ सकते हैं। अब आपका काम है ये करना है। सो नेक्स्ट क्या है आपके पास, टोटल कॉस्ट कर्व, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व, टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व। मल्टीपल टाइम आपने ये डायग्राम्स की हुई हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट फिक्स होती है, जाहिर सी बात है, वो क्वांटिटी के साथ चेंज नहीं होती है, अभी बताया मैंने आपको। ये अब आपके पास इन्वर्स एस शेप्ड कर्व हैं, ये आपके पास टोटल कॉस्ट कर्व भी है और ये आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व भी है। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से इनकी ये शेप होती है। मैं आपको टेबल इसका नहीं करवा रहा, करने की ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न कॉस्ट थ्योरी के अंदर आपके पास कर्व्स जो है ना वो स्ट्रेट लाइन आते हैं, इसलिए ये अपने जहन में रखना है कि ये लीनियर होते हैं, तो ये मैंने वैसे साथ बना दिया। अच्छा, अब आपके पास 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं। एक आपके पास लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। एमसीक्यू के लिए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अच्छा अब आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये जो आपके पास शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट होता है ना, SAC या SATC, इसके अंदर आप देखें एक प्लांट की ये एक कॉस्ट है ये। ठीक है जी, अगर ये एक प्लांट की कॉस्ट है ना, किसी एक पेप्सी का प्लांट ले लें आप कोई भी, तो उसमें अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं इतनी, तो इसका मतलब है आप उस प्लांट को लेस यूटिलाइज कर रहे हैं, लेस ऑप्टिमल स्केल ऑफ प्लांट। ये बेस्ट ऑप्टिमल स्केल ऑफ प्लांट है, यानी कि इसे ऑप्टिमली यूज़ किया जा रहा है और ये ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लांट हो रही है। ठीक है जी, ये मैंने शॉर्ट के लिए बताया है। सो LC भी बिल्कुल इसी तरीके से होता है। इस पॉइंट पे अब लेस यूटिलाइजेशन है, बेस्ट है, ये ओवर है। सो अगर डायग्राम बनाते हैं तो हम कहते हैं कि जी SCC के कुछ पॉइंट्स को, अब वो जब कुछ पॉइंट्स कहते हैं तो लोएस्ट पॉइंट नहीं होते हैं। लेस को लेस से मिलाएं, बेस्ट को बेस्ट से मिलाएं और ओवर को ओवर से मिलाएं, यू विल गेट दिस, like this and like this. So this is your SSC1, this is SSC2, this is SSC3। काम की चीज़ नहीं है ये SSC1 SSC2। काम की चीज़ ये है कि जो आपके पास LSC है, आप इसे प्लानिंग कर्व भी कहते हैं, एनवलप कर्व भी कहते हैं। एनवलप क्यों कहते हैं कि जिसने एनवलप कर लिया SSCs को अपने अंदर। LSC प्लानिंग कर्व क्यों है, क्योंकि ये प्लान करता है कि नेक्स्ट प्लांट पे कब मूव करना है, प्लांट नंबर 1, प्लांट नंबर 2, प्लांट नंबर 3, एज आउटपुट इज इंक्रीजिंग फर्म इज स्विचिंग टू न्यू प्लांट्स टू मीट द एक्सेसिव डिमांड। ठीक हो जाए। अब आपके पास देखें ये एरिया जो होता है ना, ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल है जो फॉल कर रही है आपकी एवरेज कॉस्ट, और ये एरिया जो है अबव आप, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ योर प्लांट, एक्सेसिव प्लांट्स जब यूटिलाइज हो रहे हो फर्म के अंदर, तो ये आपके पास डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो जाता है। ये MCQ भी आया हुआ है 11 के पेपर में भी और 15 के पेपर में भी। नेक्स्ट कम्स योर रेवेन्यू कर्व्स। परफेक्ट कंपटीशन में जो आपके पास रेवेन्यू होते हैं, ये आपने फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं, AR, MR और P इक्वल होते हैं। ठीक है जी, प्राइस चेंज नहीं होती है, प्राइस होमोजीनियस होती है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो भी हो जाए, आपकी जो प्राइस है वो कांस्टेंट है, क्वांटिटी आपकी 1, 2, 3, 4 जो भी हो जाए, तो दैट्स वाई प्राइस के कांस्टेंट होने की वजह से और AR, MR और P आपस में इक्वल है।
सो इसका मतलब ये है कि आपके पास हॉरिजेंटल कर्व होता है या एक्स एक्सिस के पैरेलल कर्व होता है, एमसीक्यू आ सकता है। टोटल रेवेन्यू स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो और ये लीनियर होता है, ये एमसीक्यू आ सकता है। इम्परफेक्ट मार्केट के अंदर जो रेवेन्यू कर्व्स होते हैं आपके पास, वो क्या शो करते हैं, जो आपके पास रेवेन्यू है ये डिमिनिशिंग रिटर्न को शो कर रहा है, टोटल रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। अच्छा जी, उसके अलावा आपके पास क्या हो गया, AR है, आपके पास MR है और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। लाइक क्या होता है कि फर्म वांट्स टू सेल मोर क्यू 1 2 3 4 5, तो अब फर्म का जो रेवेन्यू है वो फॉल करता है। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस होता है, ये तो हमेशा है ना जी आपके पास, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू डिमांड। सो आपके पास देखें ये हो जाएगा 10 9 8 7 6, आप फर्स्ट ईयर की कोई बुक उठा के देख लें आपको ये नज़र आएगा। सो आपके पास ये एवरेज रेवेन्यू फॉलिंग है। MR इज़ आल्सो फॉलिंग, MR इज जीरो वेयर टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम। इससे प्रीवियस वीडियो जो मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स पे अपलोड की थी वहाँ पर मैंने इलास्टिसिटी का रिलेशनशिप इसी से समझाने की कोशिश की थी आपको। सो इतना ही काफ़ी है, ये हमने इसको यूज़ करना है और हमने इसको यूज़ करना है, ठीक है जी। तो अभी चलते हैं हम आगे। Okay, next comes your perfect competition. Perfect competition is a market structure in which there are large number of buyers and sellers. इसकी assumptions हैं, there is entry and exit, और वो free entry and exit है, homogeneous price and quantity है, free mobility of factor of production है, perfect knowledge है। कोई हो सकता है MCQ इसके हवाले से आपसे पूछा जा सके, बहुत बेसिक बात है। फर्म का इक्विलिब्रियम परफेक्ट कंपटीशन में दो तरीके से होता है, एक टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के इक्वल होने से और एक MC इक्वल टू MR के। तो हम फॉलो करेंगे MC इक्वल टू MR वाले मेथड को, और वो चार डायग्राम्स हैं और इसकी कंडीशंस अक्सर पेपर में आ जाती हैं। 2011-15 के पेपर अगर पास्ट उठा के देखें तो उसके अंदर भी आपको नज़र आता है, 17 के पेपर में भी नज़र आता है। कंडीशन बताते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस की कंडीशन बताएं। सो क्विकली, इसलिए 1 मिनट के अंदर मैं ये करवाना चाह रहा हूँ आपको, सो दैट हो है बेसिक, लेकिन ये है कि ये आपका कवर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्विकली एक रिव्यू ज़रूर होना चाहिए पेपर देने से पहले, ये नहीं होना चाहिए कि ओवर कॉन्फिडेंस में आप छोड़ के चले जाएं, तो चीज़ों को देखना होता है। देखें जी, इक्विलिब्रियम फॉर्म का कहाँ पर, और जहाँ MC कट्स MR फ्रॉम बिलो, यू नो दैट MR हॉरिजॉन्टल AR के, सो दिस इज़ योर इक्विलिब्रियम। अब मैं ये यहाँ पे फर्स्ट केस के अंदर मैं एबनॉर्मल प्रॉफिट बनाने जा रहा हूँ, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट में ये जो आपका जो एवरेज कॉस्ट कर्व है वो बिलो होगा, ठीक है जी। ये कंडीशन याद रखेंगे कि MC कर्व कट्स AC फ्रॉम इट्स लोएस्ट पॉइंट। अब देखें ये आपके पास क्या है, ये एरिया जो है ये आपके एबनॉर्मल प्रॉफिट को शो कर रहा है, बिकॉज एवरेज कॉस्ट इज़ दिस, प्राइस इज अबव, ये आपके पास हो गया। सो इसका मतलब कंडीशन अगर देखें तो P इज़ ग्रेटर देन AC, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट को शो कर रही होती है, ठीक है। तो ये मेरा पहला केस कौन सा हो गया, एबनॉर्मल प्रॉफिट का हो गया। अगर आप ABC बनाना चाहें तो बना दें नीचे, लेकिन इस केस के अंदर ज़रूरी नहीं होता है, अंडरस्टूड होता है कि P इज़ ग्रेटर देन AC, तो P इज़ ग्रेटर देन ABC ही है। सेकंड केस के अंदर आप नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ जा रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर क्या होता है कि P इज़ इक्वल टू AC होती है। काम की कंडीशन ये है, बाकी तो मैं वैसे ही बना रहा हूँ। तो ये वाली कंडीशन आ गई जी, अब आपके पास AC आपके पास यहाँ आ गया, शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट। तो ये MCQ 2011 और 15 के पेपर में क्या आया हुआ था कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू P इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू AC हो तो क्या हो रहा है भाई, अंडरस्टूड है, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। ये आ चुका है, चेक कर लें पास पेपर्स को, किसी के पास नहीं है तो मेरे से मंगवा सकता है, मेरा नंबर गिवन है। अच्छा जी, नेक्स्ट इज योर, यहाँ पे थर्ड इसकी को कर देते हैं और नॉर्मल लॉस कर देते हैं। नॉर्मल लॉस की सिचुएशन में योर प्राइस, नहीं इसको यूं करता हूं, योर एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन योर प्राइस, बट योर प्राइस इज ग्रेटर देन व्हाट, प्राइस इज ग्रेटर देन योर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो नॉर्मल लॉस क्यों कहेंगे, इसलिए नॉर्मल लॉस कहेंगे कि सम पार्ट ऑफ, जस्ट सम पार्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट इज नॉट कवर्ड, ठीक है जी, इसलिए नॉर्मल लॉस कह रहे हैं। अभी बना के दिखा देता हूँ जी, ये है जी आपके पास एवरेज कॉस्ट, ये है जी आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये जो ये डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस यहाँ से अगर हम ये डिफरेंस देखें, दिस डिफरेंस इज बेसिकली, यहाँ से नहीं होगा इक्विलिब्रियम, ठीक है, वो तो कंडीशन है MC कट्स AC फ्रॉम लोएस्ट पॉइंट। ये जो ये डिस्टेंस है ये आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट है। अब एवरेज फिक्स कॉस्ट का देखें, ये आपके पास एवरेज कॉस्ट आ गई, ये आपके पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गई, इनका जो ये डिफरेंस था ना, ये था एवरेज फिक्स कॉस्ट। ये एरिया हमने कवर कर लिया और ये एरिया रह गया। ये एरिया ना कवर होने वाला ये आपके पास नॉर्मल लॉस में आता है। तो कंडीशन ये वाली याद रखनी है जो मैंने अभी पहले बता गया हूँ आपको। अब एबनॉर्मल लॉस की तरफ आ जाते हैं। तो देखें जी, एबनॉर्मल लॉस में प्राइस की कंडीशन है P इज़ इक्वल टू AVC। भाई ये याद रखना है, काम की चीज़ ये है कि फर्म इज़ जस्ट कवरिंग इट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो वो जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नीचे फिर रही थी वो यहाँ पे आ गई जी,
ABC हो गया, और AC आप ऊपर बना दें, ठीक है जी। तो ये एरिया आपके पास अब नॉर्मल लॉस को शो कर रहा है, या शट डाउन पॉइंट आ गया बट फर्म शट डाउन हुई नहीं है, तो ये सिचुएशन है, ये आपके पास अब नॉर्मल लॉस को शो कर रहा है, लेकिन कंडीशन ये आपने याद रखनी है। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर परफेक्ट कंपटीशन। हाँ, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम रह गया, ठीक है जी। फर्म लॉन्ग रन के अंदर ये सिचुएशन होती है, ये कर्व आपके पास बनता है, आप इसे LAC कह देते हैं, इसे आप LMC कह देते हैं, फर्म इज अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन इफ़ योर एंटरप्रेन्योर इज एफिशिएंट, तो फर्म जो है वो अब नॉर्मल प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है, और ये कर्व नीचे भी बन सकता है। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं। तो ये बेसिक लेवल है, हो सकता है MCQ आ जाए, बेसिक लेवल के डेफिनेटली आते हैं। नेक्स्ट कम द सप्लाई कर्व ऑफ परफेक्टली कम्पिटेटिव फर्म्स। तो सप्लाई कर्व ऑफ परफेक्टली कम्पिटेटिव फर्म जो है ना, वो बेसिकली होता है MC कर्व। लेकिन MC कर्व का वो पार्ट जो अबव हो, व्हाट वेयर योर AVC इज इक्वल टू द P। सो दिस इज योर AVC, दिस इज योर प्राइस, इनिशियल प्राइस। अब इस पॉइंट से ऊपर, क्योंकि इस पॉइंट पे तो शट डाउन हो रहा था, इस पॉइंट पे तो अब नॉर्मल लॉस हो रहा था, ये Q1 है ना, इससे ऊपर अगर आप मूव करते हैं और प्राइस बढ़ती चली जाती है, तो फर्म अपनी सप्लाई भी इंक्रीज करती चली जाएगी, Q1 से Q2, Q2 से Q3। तो ये अगर मैं इसको ब्लू कर दूं, तो दिस ब्लू पोर्शन ऑफ MC इज योर सप्लाई कर्व। तो ये पेपर में भी आ चुका है MCQ, तो ये जहन में रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मार्केट स्ट्रक्चर इज अ सिचुएशन ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली इम्परफेक्ट मार्केट के अंदर आती है, और मोनोपोली के अंदर हम क्या देख रहे होते हैं, मोनोपोली के अंदर हम देख रहे होते हैं बेसिकली कि मोनोपोली इज़ अ सिंगल सेलर, मोनोपोलिस्ट इज़ अ सिंगल सेलर एंड विच हैज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट। सिंगल सेलर हैज़ कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट विच हैव नो क्लोज सब्सटीट्यूट। बेसिक सी बात है, आप सबको पता ही है, मेरा काम था आपको बेसिकली डायग्राम या MCQ से रिलेटेड बताना कि किस तरीके से यहाँ पर MCQ आ सकता है। बेसिकली यहाँ पे आ सकता है डेड वेट लॉस से MCQ, डेड वेट लॉस से आ सकता है, वो मैं अभी आपको थोड़ा सा समझा दूंगा। बाकी ये है कि ये डायग्राम है बेसिक, AR/MR नेगेटिव स्लोप्ड होते हैं, वो मैं अभी पीछे समझा चुका हूँ। इक्विलिब्रियम फॉर्म का वहाँ पर होता है जहाँ MC इज इक्वल टू MRO। हाँ, ये हो सकता है कि अगर MC जो है ना ग्रेटर देन MR है तो क्या होगा, और MC जो है लेस देन MR है तो क्या होगा। तो जस्ट आपने देखना क्या है कि अगर इससे आगे जाते हैं, ये तो पॉइंट इक्विलिब्रियम का हो गया ना, इससे पीछे हैं तो योर MR इज़ ग्रेटर देन MC, तो आउटपुट बढ़ेगी। इससे अगर आप आगे जाते हैं तो कॉस्ट ज़्यादा है और रेवेन्यू कम है, जाहिर सी बात है अल्टीमेटली आप वापस जाएंगे। तो ये है सिचुएशन इसकी, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर फर्म को यूजुअली जो है ना वो एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, हम AC कर्व अपना वो बना देंगे, एवरेज टोटल कॉस्ट कर्व बना देंगे। तो दिस इज़ योर एवरेज टोटल कॉस्ट ATC, जिसने इसको इंटरसेक्ट किया इस वर्टिकल क्वांटिटी लाइन को, ये तो यू कैन से कि इस क्वांटिटी की जो एवरेज कॉस्ट है वो ये है और प्राइस ये है, तो ये एबनॉर्मल प्रॉफिट को शो कर रहा होता है। ऑप्टिमल प्लांट, लेस ऑप्टिमल प्लांट, मोर ऑप्टिमल प्लांट, टाइम वेस्ट करने वाली बात है, मेरी तरफ से आप ना करें, ठीक है। आपके पास टाइम है तो आपकी मर्ज़ी आप करें। सो मोनोपोली का ये करें, और मोनोपोली के बाद आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की तरफ चले जाए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच। बेसिकली हुआ ये है कि मेरा जो सेल फ़ोन है वो ओवर हीट हो गया है, सो आई विल मेक द न्यू वीडियो वेरी सून। तो नई वीडियो के लिए वेट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।